नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपके सामने वापस से एक बार फिर से हाजिर हूँ। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज कार्यकारी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों की बात करूँगा। कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि वित्तीय शक्तियाँ भी आज ही डिस्कस कर लें। दोस्तों, कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं, कार्यकारी शक्तियाँ जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हम लोगों ने विधायी शक्तियाँ तो पढ़ चुके हैं। दोस्तों, विधायी शक्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से बताया था, वीटो पावर्स के बारे में बताया था, अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करके हमने वीटो पावर के बारे में बताया था। दोस्तों, मैं समझता हूं कि वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये सारे के सारे वीडियोज काफ़ी डिटेल में है, सारी बातें जो है मैं आपको काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी हम लोग इन टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक लेते हैं हम कौन सा, कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं दोस्तों? तो आज हम हेडिंग डाल सकते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। दोस्तों, मैंने आपको एक बात कही थी कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 53 के बारे में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज इसकी चर्चा थोड़ी सी डिटेल में करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि भारत की शासन संबंधी कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। मतलब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होगा और समस्त शासन संबंधी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का केंद्र जो है वो केंद्र शासन व्यवस्था संबंधी जितनी भी शक्तियाँ, उन सबका केंद्र कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, शासन चलाने के संबंध में कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आर्टिकल 53 को ही केवल पढ़ें, अगर आर्टिकल 53 के बेसिस पे ही हम लोग अगर संविधान के अंतर्गत जो केवल आर्टिकल 53 है इसी का एनालिसिस करते हुए हम लोग राष्ट्रपति की स्थिति का आकलन करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, सबसे शक्तिशाली पद है, इसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह ही भारत के राष्ट्रपति के पास भी शासन संबंधी समस्त शक्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ भारत के संविधान में आर्टिकल 74 भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सलाह पे करेगा। किसकी सलाह पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, यानी मंत्रियों के समूह, मंत्री परिषद की सलाह पर अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। और मंत्री परिषद का जो चेयरमैन होगा, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेगा, चेयरमैन होगा। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री होता है, जो कि इसका चेयरमैन भी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मंत्री परिषद का चेयरमैन भी होता है। यह जो सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को देगी, उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति शासन संचालन करेगा, कार्य करेगा, अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग केवल आर्टिकल 53 को देखें तो ऐसा लगता है कि शासन संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है, ऐसे ही भारत का राष्ट्रपति भी शक्तिशाली पदों में शामिल हो जाएगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें राष्ट्रपति की वस्तुस्थिति को समझना है, तो हम लोगों को आर्टिकल 53 प्लस आर्टिकल 74 को साथ में मिला करके पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, जिस पर कि कौन? प्रधानमंत्री, जिसका चेयरमैन होगा। दोस्तों, ये आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं ये
53 की शक्तियों को एक तरह से इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा, किसके पास? मंत्री परिषद के पास ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहीं से, इस आर्टिकल 74 से ही ये बात निकल के आती है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये शासन हेड है, ये शासन व्यवस्था का हेड है, ये हेड ऑफ द नेशन या हेड ऑफ द स्टेट है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्री परिषद होती है। कौन होती है? वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्री परिषद होती है, जिसका कि मुखिया कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो सैद्धांतिक आधार पे हम बात करें तो मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए तो सैद्धांतिक रूप से आंसर क्या होगा? इसका मंत्री परिषद होगा। तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद होती है, ना कि केवल प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अंदर अपने आप शामिल हो जाता है। तो राष्ट्रपति की स्थिति जो वस्तु स्थिति है वो हमें संसदीय शासन व्यवस्था के तहत जो शासन अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। तो यहाँ 53 और 74 का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तब एक्चुअल स्थिति हमारे राष्ट्रपति की वस्तु स्थिति सामने निकल के आती है कि भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका या एक औपचारिक प्रधान होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, ये वास्तविक प्रधान नहीं होता है। ये किसकी सलाह पे काम करेगा? ये मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। दोस्तों, आर्टिकल 53 और 74 को लेकर के एक व्यवहारिक फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को कि जब पहले सरकार जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय दोस्तों राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्टिकल 53 पर ज़्यादा फोकस करते थे। वो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली यानी इसको ज़्यादा महत्व देते थे और ये आर्टिकल 74 है, इस 74 को थोड़ा कम महत्व देते थे। एक्चुअल में बात ये भी थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले 1976 से पहले जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उससे पहले आर्टिकल 74 ये कहता था कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह पर करना चाहिए। मंत्री परिषद की सलाह पर करना चाहिए शब्द था, ना कि करेगा शब्द था। ये तो 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन करके चाहिए शब्द के स्थान पर करेगा शब्द, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा शब्द को शामिल करवाया था। इसलिए ये बाध्यकारी हो गया कि मंत्री परिषद की सलाह पे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को काम करना होता है। लेकिन उससे पहले 76 से पहले जितने भी राष्ट्रपति थे उन राष्ट्रपतियों की स्थिति थोड़ी सी बेटर थी। वो अपने आप में यहाँ ये बाध्यता एकदम स्पष्ट रूप से बाध्यता संविधान ने नहीं दे रखी थी, पर उसमें ये मैसेज दिया गया था, परंपरा विकसित कर रखी थी कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। तो इस चाहिए शब्द के आधार पर कई बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में टकराव की स्थितियां पैदा होती थी। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में भी इस बात को लेकर के कई बार मतभेद होता था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आर्टिकल 53 को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन दोनों ही संविधानवेत्ता थे, दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे। दोनों को ये पता था कि भारत का जो संविधान बनाया गया है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसलिए उन्होंने कोई संवैधानिक या राजनीतिक गतिरोध इस तरह का नहीं आने दिया जिससे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में टकराव खुल के जनता के सामने आ जाए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अंदरूनी तौर पर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में आपस में मतभेद हुआ करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को अपनी मैच्योरिटी, परिपक्वता
और अपनी अनुभव के आधार पर बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने दोनों ने ही संचालित किया था, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होने दिया था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 53 और 74 की बात मैंने आपको बताई। इसके बाद में आर्टिकल 75 की भी बात करें तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा इसकी बात करता है। मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कैसे किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति क्या क्या नियुक्त करता है। राष्ट्रपति 75 के तहत सबसे पहले देखो दोस्तों, नियुक्ति की बात करें हम लोग 75 के तहत क्या क्या नियुक्ति कर रहा है। राष्ट्रपति 75 के तहत सबसे पहले जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जिसका लोकसभा में जिस पार्टी का या जिस गठबंधन का बहुमत होता है लोकसभा के अंतर्गत, उस दल के या उस गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति के साथ साथ में शपथ भी दिलाता है। क्या दिलाता है दोस्तों? शपथ। पद एवं गोपनीयता की 2 शपथ होती हैं अलग अलग, उन शपथों को भी यही दिलाता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी ओर से एक लिस्ट देता है। उस लिस्ट में वो बताता है कि वो किन किन लोगों को मंत्री बनाना चाहता है। उस लिस्ट के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और साथ में उनको शपथ भी कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। तो आर्टिकल 75 के तहत नियुक्ति, शपथ और प्रधानमंत्री की हो चाहे मंत्रियों की हो, सभी मंत्रियों को शपथ और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। इसके अलावा तीसरी बात, हम लोग इनके बारे में अलग से जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल बात करेंगे तब एक एक आर्टिकल, सब आर्टिकल्स को लेकर के डिटेल में हम अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा और क्या काम करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते। मंत्रिपरिषद जो होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। कुछ इस पर शर्तें हैं। लोकसभा में विश्वास मत बने रहने तक, जब तक विश्वास मत बना हुआ जनरली राष्ट्रपति ने हटा नहीं सकता, लेकिन जिस दिन लोकसभा में विश्वास मत खो देंगे उस दिन राष्ट्रपति कभी भी इन्हें पद से बर्खास्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री अपना पद पर बने रह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल जो 75 के अलावा आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का भी जो नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 5 वर्ष के लिए की जाती है। हालांकि बीच में कभी भी राष्ट्रपति से हटा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही चर्चा यहाँ होती है। एक बात और सुनी होगी दोस्तों आप लोगों ने कि महान्यायवादी के साथ में इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो 2nd दर्जे का विधिक अधिकारी होता है सरकार का। यानी महान्यायवादी के असिस्टेंस के रूप में असिस्ट करने के लिए एक अलग से पद होता है जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1 या 2 सॉलिसिटर जनरल जो है महान्यायवादी को असिस्ट करने के लिए सहायक के रूप में, उसको विधिक कार्यों को हल्का करने के लिए ये अपॉइंट किए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में
सॉलिसिटर जनरल के अपॉइंटमेंट संबंधी कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों। एक और बात यहाँ पर दोस्तों कि राष्ट्रपति के द्वारा और भी बहुत सारे संवैधानिक पदों पर, सांविधिक पदों पर विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे हम बात करें कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 315 से 324 के बीच में, 322-23 के बीच में इसका उल्लेख दे रखा है। इसी तरीके से जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष निर्वाचन आयोग के जो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है तो उसका जो चीफ निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक और काम किया जाता है दोस्तों, सीएजी के अलावा एक सीएजी का पद, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के तहत इनका भी सीएजी के पद पे नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों का जो नियुक्ति की जाती है, राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी देखिए आप लोग, जो वित्त आयोग होता है, केंद्रीय वित्त आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे आयोग, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, या अपन बात करें अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, भाषा आयोग है, या हम बात करें ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह, इन सभी आयोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सभी संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी संस्थाएं, ऐसे भी आयोग हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जैसे बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये संस्थाएं जो हैं ये सांविधिक संस्थाएं हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी है जिनका संसदीय अधिनियमों के द्वारा गठन किया गया है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, या हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग। इस तरह के जो आयोग हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सारे आयोग जो हैं, इन आयोगों की अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति के संबंध में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे पदाधिकारियों को ये पद से हटा भी सकता है, हटाने के संबंध में भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ हैं। जैसे राज्य लोक सेवा आयोगों का अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उनको पद से हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास में होती है, राज्यपाल के पास ये प्राधिकार नहीं होता है। दोस्तों इस प्रकार से कई सारी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो कई प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को पाई जाती हैं। इसके अलावा संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं या राज्यपाल, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से दोस्तों विभिन्न पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। आर्टिकल 263 के तहत, आर्टिकल 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। उस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। पर्टिकुलर जहाँ टॉपिक आएगा उसके बाद में हम डिटेल में इन सारी बातों को हम अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों ये सारी की सारी जो बातें हैं, सारी क्रियाविधि, सारे क्रियाकलाप जो हैं, ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास
होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में कुछ स्पेशल शक्तियां भी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 77 और 78। आर्टिकल 77 और 78 की भी बात करें तो आर्टिकल 77 और 78 क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और सरकार के सभी निर्णय उसके यानी राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। यानी भारत सरकार के समस्त कार्य, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य, समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य, समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के नाम से जो किए गए कार्य हैं वो सभी के सभी कार्य, जो भी कार्य मंत्री परिषद कर रही है या मंत्रियों द्वारा किए जा रहे हैं या प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। जो भी निर्णय सरकार लेती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लेती है, वो सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई अधिसूचना जारी होती है सरकार की ओर से, तो उस पर नीचे लिखा रहता है आज्ञा से राज्यपाल महोदय। अगर राज्य का मामला है तो आज्ञा से राज्यपाल महोदय, और अगर केंद्र का है तो आज्ञा से माननीय राष्ट्रपति महोदय। इस तरह से लिखा हुआ होता है और फिर उस पर नीचे साइन जो है किसी सचिव के या प्रशासनिक अधिकारी के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब केंद्र सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य है जिनको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करती है एक्चुअल में तो, लेकिन नाम से किसके से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जो विभिन्न विभागों को कार्यों का जो आवंटन करने संबंधी जो नियम होते हैं, उन नियमों को हालांकि कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से वो नियम तैयार किए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से अप्रूवल उनको कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। यानी विभिन्न विभागों या कार्यों के आवंटन या बांटने, जो विभिन्न मंत्री हैं, मंत्रियों के बीच में कार्यों का विभाजन करना संबंधी जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन कार्यों को बांटने संबंधी जो नियम होते हैं, उन नियमों को भी अप्रूवल राष्ट्रपति ही देता है। इस तरह की जो शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये सभी शक्तियां कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 78 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 78 ये कहता है कि मंत्री परिषद के सामने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के समक्ष कोई प्रस्ताव चर्चा में है जिस पर मंत्री परिषद जो है कोई चर्चा कर रही है, विचार विमर्श कर रही है, डिस्कशन कर रही है, तो उसके संबंध में कोई सूचना अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री के माध्यम से मांग सकता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि मंत्री परिषद में विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव या कोई भी मामला है, उस मामले के बारे में राष्ट्रपति कोई सूचना प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाए। तो आर्टिकल 78 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के विचाराधीन किसी भी संकल्प पर, किसी भी प्रस्ताव पर कोई सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मांग सकता है और प्रधानमंत्री को ये ड्यूटी है कि वो उस सूचना को राष्ट्रपति को तुरंत उपलब्ध करवाए। दोस्तों ये सारी बातें जो है कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा विषय है राष्ट्रपति के पास में, जैसे आता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस पर निर्णय नहीं लिया है, कि सरकार के किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया, एक मंत्री द्वारा उसका निर्णय ले लिया गया है, तो और वो राष्ट्रपति के पास में आता है और राष्ट्रपति को लगता है कि इस मुद्दे पर एक मंत्री के निर्णय के बजाय पूरी मंत्री परिषद का निर्णय लिया जाना चाहिए, मंत्री परिषद का विचार आना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास उस मुद्दे को भेज सकता है, उस विषय को, उस फाइल को लौटा सकता है और उस पर अपेक्षा कर सकता है राष्ट्रपति से कि इसे मंत्री परिषद के समक्ष रखवाया जाए, विचार विमर्श किया जाए। और मंत्री परिषद के पास जब वो प्रधानमंत्री के माध्यम से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखवाया जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर वो फैसला जो भी दिया है, उस फैसले को अगर एक बार पारित कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, चाहे उसमें चेंज किया या नहीं किया,
फिर उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के लिए उसके स्वीकृति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देगा ही देगा। राष्ट्रपति बिना स्वीकृति के उसे रोक नहीं सकता, उसको राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, राष्ट्रपति की ये विभिन्न कार्यपालिका शक्तियां हैं। इनसे रिलेटेड और भी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां जब हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो उसमें और थोड़ा सा बारीकी से, गहराई से हम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति की समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, हमने कार्यपालिका की शक्तियाँ या कार्यकारी शक्तियों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियाँ मतलब न्यायपालिका के संबंध में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। न्यायपालिका के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ दोस्तों, न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास में न्याय देने संबंधी क्या क्या शक्तियाँ मौजूद हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 72 की बात करें हम लोग। आर्टिकल 72 एक प्रमुख आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें आर्टिकल 72 के अलावा आर्टिकल 103 भी इसकी न्यायिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 124, आर्टिकल 214, 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, आर्टिकल 145। दोस्तों, प्रमुख रूप से ये आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, जो कि संविधान के जो भारत का राष्ट्रपति है वो उस राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित हैं। आर्टिकल 72 क्या कहता है। आर्टिकल 72 बहुत फेमस आर्टिकल है। ये क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। क्षमादान, ये जो कोई भी न्यायपालिका, आपको पता है कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, और एकीकृत न्यायपालिका में किसी लोअर कोर्ट ने अधीनस्थ, सबसे पहले लोअर कोर्ट में फैसला आता है। लोअर कोर्ट से उसकी सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग अपील करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट से अपील होकर के वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर किसी को कोई सज़ा दी गई है, ऐसे मामले हैं जिनमें कि राष्ट्रपति को अपील की जा सकती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में अपील अंतिम रूप से की जा सकती है। प्रेसिडेंट को अपील की जा सकती है। खासकर मृत्युदंड के मामले में, जो है राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष अपील, क्षमादान की अपील की जा सकती है, याचना की जा सकती है। तो दोस्तों, आर्टिकल 72 ये बताता है कि भारत में न्यायपालिका के हेड पर भी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी है तो सज़ा के विरुद्ध अनुग्रह के आधार पर ये राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति उसे सज़ा को पूरी तरह माफ़ भी कर सकता है या कम भी कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में दी गई हैं। क्षमादान की शक्तियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, बहुत सारी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि ये समझ में नहीं आती कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ कैसी हैं, क्या है। एक्चुअली बात ये है दोस्तों, पहली बात तो विशेषता ये है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों में सबसे पहली बात ये है कि ये इसकी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, बल्कि कार्यपालिका की सलाह पर ही क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। मतलब राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग
अपने स्वविवेक से न करके बल्कि किसके आधार पर करता है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर या सरकार की सलाह पर ही करता है, कार्यपालिका की सलाह पर आधारित है। कार्यपालिका की सलाह पर आधारित है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है, स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। मतलब स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो किसी क्षमादान के लिए आई हुई कोई अपील है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया या कोई ऐसी कठोर सजा दी है जिसकी अपील राष्ट्रपति के पास की जा सकती है, और ऐसी अपील कोई अपने लिए क्षमादान या अनुग्रह की उम्मीद जो करके कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपील भेजता है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है, अपील को, क्षमादान संबंधी अपील को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। स्वीकार करने को बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। ये भी बात एक क्लियर हो गई। पहली बात तो लोगों को जो एक बहुत सारे लोगों को फैकल्टीज भी पढ़ाती है, तो मैं उनको देखता हूँ साथियों कि उनको यही पता नहीं है कि क्षमादान की शक्ति स्वविवेकीय है या नहीं। एक्चुअली स्वविवेकी शक्ति नहीं है। हाँ, स्वविवेक का इस्तेमाल जो होता है वो अपील को स्वीकार करना है या नहीं करना, उसके मामले में राष्ट्रपति अपने कुछ हद तक स्वविवेक को अपना सकता है, लागू कर सकता है। लेकिन बेसिकली इसमें अपील को स्वीकार करने न स्वीकार करने के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं कुछ जो गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं परंपराओं गाइडलाइंस को फॉलो करते ही राष्ट्रपति किसी मामले की सुनवाई करता है। नहीं तो अगर ऐसे ही हर मामले की सुनवाई करने लगे, हर मामले की अपील अगर राष्ट्रपति के पास होने लगे, तो राष्ट्रपति तो पूरे दिनों रात जो है इतने केसेज होते हैं पूरे देश में कि वो उनकी सुनवाई ही करते हुए उसको टाइम नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई मामला है जो कि कोई विधि संबंधी प्रश्न छुपा हुआ है, कोई ऐसा केस है जिससे समाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ऐसा कोई मुद्दा है जिसमें कोई संवैधानिक प्रश्न या विधि संबंधी या कानून व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न छुपा हुआ है, ऐसे मामलों को लेकर के या संविधान की या विधि की कोई त्रुटि का मामला प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया ही, तो ऐसे मामलों में अपील की जा सकती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात एक और है कि राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने के पश्चात ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो फरियादी है उसको अपने समक्ष ही बुलाए। वो चाहे तो उसको बुला भी सकता है, जनरली वो बुलाता नहीं है। उसकी फाइल, उसका जो केस होता है, उसके केस की स्टडी करता है, लॉयर विधि विशेषज्ञों से उससे सलाह लेता है, और बेसिकली फैसला जो लेता है उसके मामले में वो राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होता, वो गृह मंत्रालय जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार में खासकर गृह मंत्रालय, गृह विभाग का मामला होता है, गृह मंत्रालय का फैसला होता है, वही राष्ट्रपति का निर्णय माना जाता है। दोस्तों, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यही है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति की खुद की स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं हैं। दोस्तों, अब अपन बात करें कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को कौन कौन सी क्षमादान संबंधी शक्तियाँ दे रखी है। सबसे पहले तो मैं बात करूं, सबसे पहली है पार्डन। दोस्तों, इसको आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माफ़ी देना, क्षमा करना या माफ़ी देना, पार्डन दूसरा है। पार्डन के बाद में दूसरा है कम्यूटेशन, कम्यूट करना, लघुकरण, लघुकरण। तीसरा है रेमिशन,
रेमिशन, जिसको हम कहते हैं परिहार, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिहार। परिहार, रेमिशन। और परिहार के बाद में जो है एक होता है रिप्राइव। रिप्राइव, रिप्राइव को हम बोलते हैं दोस्तों प्रविलंबन। प्रविलंबन। और रिप्राइव के बाद में लास्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट, रेस्पाइट को दोस्तों इंग्लिश में रेस्पाइट और हिंदी में इसको बोलते हैं विराम। हिंदी में बोलते हैं इसको विराम। दोस्तों हम इनको थोड़ा सा एक एक करके ढंग से समझेंगे और कैसे कैसे ये मामले आते हैं, क्या मामले होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम लोग। सबसे पहले तो हम बात करें कि यहाँ पार्डन, पार्डन की बात करें। पार्डन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर देना। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी दे देना, पूरी तरह से माफ़ कर देना। किसी अपराधी को, किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को जिसको हायर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अंतिम रूप से सजाए मौत दे दी है या कोई अन्य कठोर सज़ा दे दी है, ऐसी सज़ा दे दी है जो बहुत ज़्यादा कठोर है, जिसकी अपील राष्ट्रपति के पास की जा सकती है, ऐसे मामले में राष्ट्रपति उसे पूरी तरह माफ़ कर सकता है। पार्डन, पूर्णतया माफ़ी देना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, पूर्णतया माफ़ी देना। पूर्णतया माफ़ी देने का मतलब है कि जो अपराधी है, जिसको सज़ा दी गई है, उस सज़ा से पूरी तरह से उसको मुक्त कर देना। पूरी तरह वो एक आम आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह आगे से जीवन जिएगा। उसको बिल्कुल निर्दोष साबित कर देना, सिद्ध कर देना, मतलब उसके उस स्थिति में ले आना जैसे कि उसने अपराध करने से पहले जो वो एक आम आदमी की तरह सामान्य जीवन जीता था, उसी तरीके से वो व्यक्ति जो है आम आदमी की तरह, अब जब राष्ट्रपति उसे पूरी तरह माफ़ कर देता है, निर्दोष घोषित कर देता है, तो वो एक आम आदमी की तरह जीवन जी सकता है, पहले वाले आम आदमी की तरह ही जीवन जी सकता है। दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूर्णतया माफ़ी देने के संबंध में राष्ट्रपति को एकमात्र ऐसी शक्ति प्राप्त है जो राज्यपाल को भी प्राप्त नहीं है, और वो सज़ा, वो माफ़ी देने की जो सज़ा है, पूर्णतया माफ़ करने की जो सज़ा को जो पूर्णतया माफ़ कर सकता है वो है मृत्युदंड। राज्यपाल मृत्युदंड को कम तो कर सकता है, आजीवन कारावास में तो बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता, पूरी तरह निर्दोष घोषित नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी पूरी तरह से सज़ा से मुक्त कर सकता है, उसके मृत्युदंड से उसे बचा सकता है, पूर्णतः निर्दोष घोषित कर सकता है। ये बात ध्यान देने की है दोस्तों कि यहाँ राष्ट्रपति की शक्ति मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल की तुलना में ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। जबकि एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जो माफ़ी देना है, पार्डन करना है, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना, या सज़ा को कोई अन्य कठोर कारावास की सज़ा है तो उसको पूरी तरह से माफ़ कर देना, ये जो भी एक्शन राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, ये राष्ट्रपति का अनुग्रह है। ये दया दिखाना राष्ट्रपति की ओर से या सरकार की ओर से एक तरह से दया दिखाना है उस व्यक्ति के प्रति। इसमें ऐसा नहीं है कि ये अधिकार हो, अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं की जा सकती। ये एक अनुग्रह के रूप में ही राष्ट्रपति द्वारा आम जन को या जो अपराधी है उसको सज़ा से पूर्णतः मुक्ति दी जाती है, अनुग्रह के रूप में जाना जाता है इसको। तो दोस्तों पहली बात तो पार्डन के अंदर पूर्णतः माफ़ी दे दी जाती है, सज़ा से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है, चाहे वो मृत्युदंड की सज़ा ही क्यों ना हो। ये बात आप लोगों को पार्डन के संबंध में समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी पे एक चर्चा कर लेता हूँ। राजीव गांधी के हत्यारे जो नलिनी, मुरुगन
और भी कुछ साथियों के नाम थे जिनको की सज़ा दी गई थी। उनकी सज़ा को लेकर के एक फैसला 2006 में आया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस YK सब्रवाल साहब, और बहुत अच्छे जज थे, उन्होंने बहुत बढ़िया नाम दिया, बहुत बढ़िया एक फ़ैसला दिया था। और इस तरह का फ़ैसला जो है उन्होंने इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश बाद 2006 इप्रू बनाम वर्सेज आंध्र प्रदेश बाद में 2006 में ये फैसला दिया था। और उस समय चीफ जस्टिस थे कौन? YK सब्रवाल साहब। एक्चुअली मुद्दा ये था कि जो नलिनी और मुरुगन जो थे राजीव गांधी के हत्यारे थे, और तमिलनाडु देश के अंदर चुनावों की स्थितियां आ रही थी कुछ राज्यों के अंदर, तो उस टाइम पे ऐसी चर्चा की जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार जो नलिनी मुरुगन की जो दया याचिका थी, वो दया याचिका राष्ट्रपति के पास बहुत टाइम से पेंडिंग थी, और बहुत टाइम से पेंडिंग होने के कारण जो है उस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया था, किसी भी सरकार ने फ़ैसला नहीं लिया था। उसके पीछे राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण ये था दोस्तों कि वो लिट्टे के जो आपको शायद जानकारी होगी कि राजीव गांधी ने जो 88-89 में जो श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ शांति सेना भेजी थी UN के बैनर तले, तो उससे नाराज़ होकर के लिट्टे के जो आतंकवादी थे उन्होंने 1991 में जब एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उनको बम से उड़ा दिया था, और उनकी वहाँ बम धमाके में जो मानव बम था उसने हत्या हो गई थी। तो उसमें इन अपराधी जो षड्यंत्र में शामिल थे इनको पकड़ लिया गया, मुरुगन, नलिनी वगैरह ये लोग थे, इनको पकड़ लिया गया था और इनको जेल में रखा। लेकिन इनकी सज़ा चुनावी कारणों से, राजनीतिक कारणों से, क्योंकि लिट्टे में तमिल लोग थे, लिट्टे की सेना में, ये श्रीलंका में उनका आपसी विवाद है। श्रीलंका में दो समुदाय हैं, खासकर नॉर्थ में तमिल समुदाय के लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, और जो साउथ में बहुसंख्यक हैं वो सिंगली समुदाय के लोग हैं। तो इनके अधिकारों की सत्ता में भागीदारी को लेकर की लड़ाई थी। इसी के लिए विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था लिट्टे को, जिसका मुखिया प्रभाकरन होता था। ये लिट्टे के जो लोग थे ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु से जुड़े हुए थे। तमिलनाडु के जो तमिल लोग हैं वही थे ये लोग। इनके रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, परिवार वाले जो है तमिलनाडु से जुड़े हुए थे, और लिट्टे के प्रति तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं पॉजिटिव थी, सहानुभूति हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो साउथ के तमिलनाडु जो राज्य है, साउथ के जो राज्य होते थे, उनकी राजनीति में तमिल फैक्टर लिट्टे का फैक्टर बड़ा काम करता था। तो इस कारण से राजीव गांधी जो है, हत्या के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी पर लटका दिया। उसके बावजूद इन्होंने वहाँ पर अपील की, कहाँ? राष्ट्रपति के पास में अपील की। राष्ट्रपति की जो दया याचिका है, उस दया याचिका या अपन कहें कि माफ़ी के लिए जो याचिका की थी, पार्डन वाली जो याचिका थी, ये पार्डन वाली याचिका पर फैसला केंद्र सरकार ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस ड्यूरेशन में गठबंधन सरकारों का दौर चला। जो भी तमिलनाडु के DMK पार्टी हो चाहे ADMK पार्टी हो, हर एक पार्टी ने जो है कहीं ना कहीं उनकी सज़ा को रोक के रखा, क्योंकि इनके ही गठबंधन से, इनके ही सहयोग से केंद्र में सरकार बन रही थी, और केंद्र की सरकार जो है वो इन AIDMK या DMK के सपोर्ट से ही बनती थी, चाहे BJP बनाए चाहे कांग्रेस बनाए। तो ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ सरकार राज्य में तमिलनाडु में होती थी, वो हमेशा ये दबाव बनाती थी कि इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। मतलब केंद्र सरकार इस पर एक्शन नहीं ले पाई राजनीतिक मजबूरियों के कारण। तो ऐसी स्थिति में जब 2006 में 6-7 में आते आते ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि सरकार जो है वापस राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए तमिल और साउथ के अंदर अपना प्रभाव दिखाने के लिए इनको माफ़ी देने जा रही है केंद्र सरकार। चूँकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA सरकार थी, फर्स्ट कार्यकाल चल रहा था, उस समय जो है मनमोहन सिंह की सरकार
के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए केंद्र सरकार इनको माफ़ी देने जा रही है, गृह मंत्रालय इनकी फ़ाइल पे काम कर रहा है, इनको माफ़ी देने जा रहे हैं। तो ये मुद्दा विपक्ष में उठा था, और ये मुद्दा जब विपक्ष में उठा तो इस मुद्दे के कारण जो नलिनी और मुरुगन हैं इनको माफ़ी देने की जो बात की जा रही थी, उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, और उस याचिका लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति ने अगर कोई ऐसा फैसला दिया जाता है जो समाज को प्रभावित करता हो, जो विधि को, संविधान को प्रभावित करता हो, जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए या धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के लिया जाता है, जो धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से गलत मैसेज देता हो, समाज को प्रभावित करता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया गया निर्णय है उस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट वापस रिव्यू कर सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति का फैसला अंतिम फैसला नहीं है। पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अप्रूव बनाम आंध्र प्रदेश, बाद में 2006 के अंदर ऐसा फैसला दिया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कारणों से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसका प्रयोग जो है निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि बायसनेस दिखाई गई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से या धार्मिक कारणों से या जातिगत कारणों से कोई बायसनेस दिखाई गई है, तो ऐसे पक्षपातपूर्ण फैसले के खिलाफ, राष्ट्रपति के पक्षपातपूर्ण फैसले के खिलाफ न्यायपालिका में रिट दायर की जा सकती है, और न्यायपालिका उसे रिव्यू कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है, नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकती है। दोस्तों, ये हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक बेंच बैठी वाई.के. सब्रवाल साहब की अध्यक्षता में और हेडशिप में, और इस तरह का फैसला दिया था। तो दोस्तों, आपको इससे पता लगेगा कि भारतीय संविधान, अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में पावर में है तो बहुत बड़े बड़े फैसले दे सकता है। अगर जज ईमानदार है, सब कुछ है। वाई.के. सब्रवाल साहब के बहुत सारे फैसले जो हैं, मैंने उस टाइम में काफ़ी न्यूज़पेपर में इन चीज़ों को पढ़ा, समझा, तो बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले आते थे वाई.के. सब्रवाल साहब का। मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ उनका पर्सनली। दोस्तों, पार्डन, माफ़ी देना, पूर्णतया माफ़ी देने की बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है दोस्तों? दंड की प्रकृति को बदलकर प्रकृति व सजा को कम करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें कि किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, तो मृत्युदंड की सज़ा को बदल करके माना कि उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास, कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, उसको 5 साल या 10 साल के साधारण कारावास में बदल देना। यानी दंड की प्रकृति भी बदल दी और सजा को भी कम कर दिया। कम्यूट करना मतलब लघु करना, छोटा करना, प्रकृति को भी घटाना और सजा को भी घटा देना। ये क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है। रेमिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिहार का मतलब होता है प्रकृति को बदले बिना, सजा की प्रकृति को बदले बिना, सजा की प्रकृति को बदले बिना समय को कम करना, अवधि को कम करना, समय कम करना। जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सज़ा दी गई है, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, तो उसको कठोर आजीवन कारावास के स्थान पे 7 साल कठोर कारावास की सज़ा दी जाए, या 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी गई है, इसको 5 साल कर दिया जाए कठोर कारावास के रूप में ही, या किसी को 10 साल साधारण कारावास की सज़ा है तो उसको 5 साल या 7 साल साधारण कारावास के रूप में बदल दिया जाए। तो ये क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। प्रकृति को बदले बिना समय को कम करना। इसमें और इसमें अंतर यही है कि यहाँ प्रकृति और सज़ा दोनों कम होती है, और यहाँ पर प्रकृति बदली नहीं जाती है, केवल अवधि ही कम की जाती है, अवधि को शॉर्ट किया जाता है। दोस्तों, प्रविलंबन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर सजा को रोक देना। प्रविलंबन का मतलब हुआ कि सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, रिप्राइव कर देना। रिप्राइव करने का मतलब हुआ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजाए मौत दे दी, तो सजा को
वापस उसके जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है उस कोर्ट के डिसीजन की अपील करने के लिए, जैसे राष्ट्रपति के पास अपील करनी है तो अपील करने के लिए कुछ समय के लिए टाइम दे दिया कि भाई 3 महीने का टाइम आपको हायर अथॉरिटी में, हायर न्यायालय, अपर न्यायालय में अपील करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। इस टाइम के ड्यूरेशन में 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया जाता है। इस ड्यूरेशन में आपकी सज़ा स्थगित रहेगी, मतलब इस सज़ा को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अपील जब की जाती है तो अपील करने के लिए समय देना, अपील करने के लिए समय देना ज़्यादा बेटर अवधारणा है। मतलब ये एक तरह से अस्थायी रोक है, कुछ समय के लिए खुद कोर्ट जो डिसीजन देता है वही उस सज़ा के एग्जीक्यूशन को रोक देता है और कहता है कि आप हायर अथॉरिटी में अपील करना चाहते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास अपील करना चाहते हैं, या हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो आपकी सजाए मौत या जो भी सज़ा दी गई है इसके एग्जीक्यूशन पर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रोक लगाई जाती है। 2-3 महीने के अंदर अंदर आप अपील कर लीजिए, फिर कोर्ट आगे सुनवाई करके जो भी फैसला लेगा वो कर लेगा, बाकी 2 महीने तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अस्थायी रूप से रोक लगाना, अस्थायी रोक लगाना। नेक्स्ट है दोस्तों रेस्पाइट या विराम। ये भी एक तरह से सज़ा को कम करना, सज़ा को रोक देना, सज़ा की अवधि को कम करना है, सज़ा की प्रकृति को भी यहाँ कम किया जा सकता है। यहाँ सज़ा को किसी विशेष परिस्थिति में विशेष कारण से कम करना या उसके एग्जीक्यूशन को रोक देना या सज़ा की प्रकृति को कम कर देना है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी महिला को फांसी की सज़ा दी जाती है, और फांसी की सज़ा जब महिला को दी जाती है तो उस समय अगर माना कि पता लगे बाद में कि वो गर्भवती है तो ऐसी स्थिति में उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, उसकी सज़ा को रोक दिया जाएगा। नलिनी के मामले में ऐसा ही हुआ था, उसको फांसी की सज़ा हुई थी लेकिन बाद में जो है उसके गर्भ में बच्चा था, तो उस बच्चे के कारण, गर्भवती होने के कारण उसका एग्जीक्यूशन रुक गया था। दोस्तों बाद में हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है नलिनी मुरुगन वाले मामले में कि जो सरकार इसको फैसला वापस लेने की कोशिश कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अब नलिनी मुरुगन को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि 1991 में जब इन्होंने गिरफ्तार किया गया तब से लेके आज 2023 चल रहा है। अगर हम 2023 तक बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो 30 साल से ज़्यादा की सज़ा वो कैद में गुजार चुके हैं। ऑलरेडी वो इस इंतजार में कि हमारा भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मतलब एक तरह से आजीवन कारावास तो वहीं पर गुजार चुके हैं। जबकि इसमें डिसीजन सरकार ने नहीं लिया, राष्ट्रपति ने डिसीजन नहीं लिया, इस कारण से 30 साल तक उन्होंने अपना जीवन कारावास में गुजारा है। अगर अब डिसीजन सरकार, राष्ट्रपति उनको मृत्युदंड का भी देती है तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ऑलरेडी वो एक उम्र कैद भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले इनको तमिलनाडु की सरकार ने जो है रिहा कर दिया गया और इनको जेल से आज़ाद भी कर दिया गया। इनके आचरण को ध्यान में रख करके इनको मुक्ति भी दे दी गई, यानी इनको फ्री कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो हैं ये मैं आपको कह रहा था कि विराम, रेस्पाइट जो है, ये रेस्पाइट की अवधारणा, जैसे कोई व्यक्ति अपराधी, किसी को कठोर कारावास की सज़ा दी गई है और कठोर कारावास की सज़ा को इतनी कठोर है कि वो उस समय जब सज़ा दी गई थी तब तो शरीर प्रॉपर तरीके से ही था, लेकिन बाद में कोई ऐसी अस्वस्थता या ऐसी कोई शारीरिक विकृति उसके अंदर आ जाए, पैरालिसिस आ जाए, कुछ आ जाए जिसके कारण उस सज़ा को वो भोगने की स्थिति में ही नहीं हो, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाए, तब भी उस व्यक्ति की सज़ा में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सज़ा पर रोक लगाई जा सकती है। ये कहलाता है दोस्तों विराम, यानी विशेष परिस्थितियों में सज़ा को रोकना या सज़ा में परिवर्तन करना। विशेष परिस्थितियों में दोस्तों ये पार्डन संबंधी, या मैं कहूँ आर्टिकल 72 में जो क्षमादान संबंधी जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, ये शक्तियाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, ये समझ में आए होंगे। आर्टिकल 103 क्या कहता है? आर्टिकल 103 कहता है कि लोकसभा यानी संसद का कोई सदस्य है वो
निर्वाचन संबंधी या संसद की सदस्यता संबंधी अयोग्यता से ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर उसकी संसद की सदस्यता संबंधी अयोग्यता का फैसला लेता है। बेसिकली बात तो ये है कि राष्ट्रपति जो फैसला लेता है वो किसकी सलाह पे लेता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पे लेता है, और निर्वाचन आयोग जो फैसला देता है वो सलाह उसके लिए बाध्यकारी होती है। लेकिन एक तरह से योग्यता अयोग्यता संबंधी मामले का वो न्याय करता है, निर्णय करता है, इसलिए ये भी एक तरह से न्यायिक मामले या न्यायिक शक्तियों के अंदर इसको लाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, इनकी नियुक्ति करने संबंधी शक्तियाँ, इनके जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से जो इनको हटाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद पर नियुक्त करना और पद से हटाने संबंधी शक्तियाँ, एक तरह से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, उचित टाइम आएगा तब मैं बताऊँगा, तो वहाँ जो है ये भी शक्तियाँ अर्धन्यायिक शक्तियाँ हैं। एक तरह से राष्ट्रपति की अर्धन्यायिक नहीं, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 143 के तहत भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किसी विधि संबंधी प्रश्न पर, विधि संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता, परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर परामर्श देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई विधि संबंधी मामले पे परामर्श चाहे तो दे भी सकता है, और नहीं भी दे, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि परामर्श दिया जाना चाहिए, विधि संबंधी कोई मामला एक्चुअल में है, तो वो सलाह दे भी सकता है। और अगर विधि संबंधी कोई प्रश्न नहीं छुपा हुआ है तो वो सलाह देने से मना भी कर सकता है। अगर वो सलाह देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि सलाह दी भी जाती है तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। आर्टिकल 145 के तहत जो न्यायपालिका संबंधी जो नियम होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के जो बनाए जाते हैं, इन नियम कानूनों के लिए भी अप्रूवल राष्ट्रपति से ली जाती है। दोस्तों, ये सारी की सारी शक्तियाँ किसकी हैं? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ समझ में आ गई होंगी, अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। दोस्तों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। और यहाँ से क्वेश्चन खासकर आता है पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिप्राइव, रेस्पाइट। यहाँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग अब इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और भी सैन्य शक्तियाँ वगैरह जो आगे के टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। इस वीडियो को, इन लेक्चर्स को बार बार देखना, अच्छे से समझना, समझते हुए फिर आपकी कोई भी बुक किताब है वहाँ से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।